जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 28 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर 10 दिसंबर को सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। क्वेश्चन देखो भी, ये लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन हमें शहद उत्पादन में मदद करता है। 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी का 12 नंबर चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अब यहाँ पे देखो भी, आपको क्या करना है, शहद उत्पादन करना है आपको, ठीक है, शहद का उत्पादन करना है। तो देखो भी, मत्स्य पालन है वो मछली पालन है भी, ये आपका क्या है, ये आपका मछली पालन हो जाएगा भी। इसमें मछलियों का पालन किया जाता है भी, ठीक है, मछलियों का पालन किया जाता है। देन उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं मुर्गी पालन, यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं भी ये आपका दो काम के लिए हो सकता है। पहला तो ये होता है भी ये अंडे उत्पादन के लिए हो सकता है भी, अंडे का उत्पादन करने के लिए, ठीक है। और दूसरा है वो यहाँ पे ये मांस के लिए भी हो सकता है, मांस का उत्पादन के लिए। और यहाँ पे मछली पालन किया जाता है वो भी मांस के लिए किया जाता है, मांस के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब इसके अंदर है ना, मुर्गी पालन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी अंडे का उत्पादन के लिए करने के लिए क्या पाला जाता है, तो लेयर है वो अंडे के उत्पादन के लिए होता है भी, ठीक है। और उसके बाद में मांस का उत्पादन करने के लिए है वो ब्रोलर्स पाला जाता है। ये चीज़ है वो क्वेश्चन दोनों के दोनों पूछे गए हैं भी। मवेशी पालन के लिए अपन ये भी, मवेशी पालन के अंदर है वो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए है वो गाय, और यहाँ पे आ जाएगा गाय व भैंस को पाला जाता है, और पाला जाता है या फिर पालन किया जाता है। और ये किसके लिए होता है, तो ये दुग्ध उत्पादन के लिए होता है भी, ये दुग्ध उत्पादन के लिए। इट्स ओके। बच गया अपने पास में क्या, मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन है वो, मधुमक्खी पालन के अंदर है वो शहद उत्पादन करने के लिए होता है भी। ये शहद उत्पादन करने के लिए इसका मधुमक्खियों का पालन किया जाता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं भी, लेयर और ब्रोलर वाला, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आप बताना है भी जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी आप पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है, कुर्सी है ना वो आपके ऊपर की ओर एक बल लगाती है। इस स्थिति में प्रतिक्रिया बल क्या होगा। देखो भी, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप ढंग से पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है, तो उस चीज को आप बढ़िया तरीके से यहाँ पे सेटिस्फाई कर पाओगे भी। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं, ठीक है, कुर्सी पर हम बैठे तो कुर्सी आपके ऊपर एक बल लगाती है, ठीक है। उसके बाद में इस स्थिति में प्रतिक्रिया बल क्या होगा, तो यहां से अपने को यह पता लग गया भी क्रिया तो हो गई, अब प्रतिक्रिया अपने को देना है। तो क्रिया हो गई, तो क्रिया कौन सी है, जब आप यानी कुर्सी आप पर ऊपर की ओर बल लगाती है तो ये क्या है, तो ये आपका क्रिया है, ये आपकी क्या है, क्रिया है। यहां पे न्यूटन की गति का थर्ड नियम लगा दो भी, न्यूटन की गति का थर्ड नियम किसे कहते हैं, तो थर्ड नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा भी। अब देखो भी, क्रिया तो अपनी हो गई भी, हम कुर्सी पर बैठे तो कुर्सी ने हमारे ऊपर है वो एक बल लगा दिया, वो क्रिया होगी। अब प्रतिक्रिया बल बताना आपको, तो देखो भी आपके कपड़ों
और कुर्सी के बीच का घर्षण बल, आपके कपड़ों और कुर्सी के बीच का घर्षण बल, भाई कपड़े ही लगा रहे हैं क्या बल, प्रतिक्रिया बल है वो कपड़े ही लगा रहे हैं, वो घर्षण बल ही है क्या, नहीं हो सकता। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तो ये हो गया अभी नीचे की ओर खींचना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तो वहां पे प्रतिक्रिया बल थोड़ी ना, तो वो तो एक प्रकार से अलग भी हो सकता है, अभी सभी वस्तुओं पे लगता है वो तो गुरुत्वाकर्षण बल तो, ठीक है। उसके बाद में कुर्सी पर नीचे की ओर लगने वाला आपका भार, कुर्सी के नीचे की ओर लगने वाला जो आपका भार है ना, वो प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। भाई कुर्सी ने आपके ऊपर बल लगाया तो वो तो क्रिया हो गई, और फिर आपका जो भार है कुर्सी के नीचे की ओर लगने वाला जो आपका भार है एक प्रकार से, वो आपका क्या है, एक प्रकार से प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। भी जैसे पानी के अंदर है वो ये आपका एग्जाम्पल भी पूछा गया है, पानी के अंदर तैरना, तो पानी में जब आप तैरते हो तो पानी के ऊपर आप क्रिया कर रहे हो, पानी को अलग हटा रहे हो, तो वो आपकी क्रिया है, लेकिन प्रतिक्रिया के अंदर पानी ने आपके ऊपर बल लगाया तो आप उस पर तैरे हो। भी जैसे नाव से किनारे पे छलांग लगाना, तो आपने नाव से छलांग लगाई, तो वहां पे जब आप किनारे पे पहुंचे हैं तो उसमें आपने क्या किया है, भी एक तो किनारे पे पहुंचने के लिए बल लगाया, उसकी प्रतिक्रिया के अंदर है वो आपकी नाव है वो वापस, आप एक तो किनारे पे पहुंच गए वो बल हो गया, और प्रतिक्रिया के अंदर है वो आपकी जो नाव है वो उतने ही वेग से है वो वापस हट जाएगी भी, ठीक है। या फिर आप बंदूक से गोली चला रहे हो, तो बंदूक से गोली चला रहे हो तो वहां पे गोली चली है वो क्रिया हो गई, और प्रतिक्रिया के अंदर गोली ने क्या है, बंदूक के ऊपर एक बल लगाया है जो आपके कंधों पे लगता है भी, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो यहाँ पे न्यूटन की गति का थर्ड नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कि सी ऑप्शन है वो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं के ऊपर लगता है, भाई गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी वस्तुओं के ऊपर लगता है, तो यहाँ पे वो प्रतिक्रिया बल नहीं होगा भी, ठीक है। उसके बाद में कुर्सी पर वायु का बल, तो कुर्सी के ऊपर वायु का जो बल लगता है वो एक प्रकार से कुर्सी के ऊपर वायु का जो बल लग रहा है वो भी एक प्रकार से क्रिया ही होगी, भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे अपन बात करते हैं भी किसी पिंड पर कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। देखो भी कोई पिंड है उस पे आपको क्या करना है, कार्य करना है, तो कार्य के लिए क्या आवश्यक है आपको पता है, भी कार्य का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा एफ डी और कोस थीटा, यानी थोड़ा सा एफ डॉट डी बोल दूं मैं। अब डॉट प्रोडक्ट जैसे ही मैं हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एफ बराबर ये W बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी कोस थीटा। अब ये कोस थीटा क्या है, तो कोस थीटा है वो बल और विस्थापन के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो आपका क्या है, एक प्रकार से यहाँ पे कोण है। अब देखो भी कोस थीटा आपका जो कार्य होता है वो तीनों रूपों में होता है भी, यानी कार्य आपका शून्य भी हो सकता है पहली बात, दूसरी बात कार्य है वो आपका धनात्मक भी हो सकता है भी, धनात्मक भी हो सकता है, और तीसरी बात है वो कार्य आपका है वो ऋणात्मक भी हो जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे पूछा क्या है, भी कार्य होता है वो बल और विस्थापन क्या गुणनफल होता है, तो अपन बात करते हैं पिंड को विस्थापित होना, यानी पिंड को विस्थापित होना होगा, तो कार्य के लिए पिंड का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है वो जरूरी है भी, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो वहां पे आपका कार्य जीरो हो जाएगा भी। तो ये बोलता है भी कार्य किए जाने के लिए, कार्य होने के लिए है वो एक प्रकार से क्या होना चाहिए, तो बल का विस्थापन यानी पिंड का विस्थापन होना चाहिए, विस्थापन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पिंड को एक स्थिर चाल से चलना चाहिए, अगर पिंड एक स्थिर चाल से चल रहा है तो उसमें चाल का यहाँ पे कार्य से क्या मतलब है भी, देखो कहीं पे भी चाल आ रही है क्या, कहीं पे भी स्पीड या वेग कहीं पे भी आ रहा है कार्य के अंदर नहीं आ रहा भी, तो इसका मतलब इसको गलत करो, वहां पे पिंड पर बल लगना होगा, तो बिल्कुल सही है, पिंड पे आपको बल लगाना पड़ेगा, फोर्स आ रहा है इसके अंदर और फोर्स लगेगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा यानी विस्थापन होगा। देन उसके बाद में ये सही है, उसके बाद में बल का एक घटक विस्थापन की दिशा में होना चाहिए, यानी बल का जो एक घटक है ना, एक घटक है वो विस्थापन की दिशा में होना चाहिए। इस स्थिति में आपका जो कार्य होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा अभी, यानी जिस कंडीशन में जिस दिशा में आपने जिस डायरेक्शन के अंदर आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में अगर विस्थापन हो गया तो वहां पे आपका जो कार्य है वो कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब तीनों रूप में आपको बता देता हूं, यहाँ पे शून्य कैसे होगा, धनात्मक कैसे होगा, ऋणात्मक कैसे होगा। देखो भाई जिस दिशा में मैंने फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन के अंदर है वो आपका क्या हो गया, वस्तु का विस्थापन हो गया यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपने फोर्स लगाया इस दिशा में और डिस्प्लेसमेंट हो गया इस दिशा में, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है, तो इस कंडीशन के अंदर है वो आपका यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री का है। और आपको पता है भी कोस 0 डिग्री,
कोस 0 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो आपका कार्य है वो कैसा हो जाएगा भाई, धनात्मक हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके बाद में दूसरी कंडीशन आपके पास में आती है, जिस दिशा में आपने बल लगाया उसकी विपरीत दिशा के अंदर है वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी फोर्स लगाया आपने इस दिशा में और डिस्प्लेसमेंट हो गया इस दिशा में, दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पे जो बनने वाला, दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा भाई। और आपको पता है भी कोस 180 डिग्री बराबर मान होता है -1। तो यहाँ पे जो आपका कार्य आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा भाई। यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरी बात ये है भी, जब मैंने वजन उठा रखा है सर के ऊपर, ठीक है, बोझा सर के ऊपर है और मैं बल कहाँ पे लगा रहा हूँ, ऊपर की ओर लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एक समतल भूमि पे चलता जा रहा हूँ भी, एक समतल भूमि के ऊपर है वो चलता जा रहा हूँ। तो मैंने बल लगाया इस दिशा में, समतल भूमि पे मैं चलता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका बल तो मैं ऊपर की ओर लगा रहा हूँ और मैं चलता जा रहा हूँ इस दिशा में। तो ये तो मेरा क्या है, फोर्स है, और ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब दोनों के बीच में जो एंगल बना, दोनों के बीच में वो एंगल बना 90 डिग्री का बना। तो यहाँ पे आपको पता है भी कोस 90 डिग्री का जो मान होगा वो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे जो आपका कार्य है वो कैसा हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। या फिर आप किसी दीवार को खिसका रहे हो और दीवार को एक प्रकार से आपने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, बल लगाया, और वो दीवार हिली नहीं है, तो इसीलिए आपका जो यहाँ पे कार्य होगा वो भी 0 हो जाएगा भाई। तो इसके अंदर है वो क्या आवश्यक नहीं है, तो पिंड की चाल है वो हमें आवश्यक नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया की व्याख्या करता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, अवक्षेप किसे कहते हैं, तो याद रखना, अवक्षेप वह होता है जो सॉलिड अवस्था के अंदर होता है। अवक्षेप ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। यानी अवक्षेप है वो ठोस अवस्था के अंदर होता है। दूसरा है वो अवक्षेप है वो आपका ठोस अवस्था में होगा तो जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील हो जाएगा भी, अघुलनशील यानी जल के अंदर नहीं घुलेगा भी ये, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली अपन बात करते हैं तो अवक्षेप है वो मेनली है वो कौन सी अभिक्रियाओं के अंदर बनते हैं, तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर बन जाता है भी। द्विविस्थापन अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर है वो आपका ये अवक्षेप बनता है। ये एक प्रकार से 100 में से 100% ही है। बाकी अन्य अभिक्रियाओं के अंदर भी बनता है लेकिन वो कंडीशन देखी जाती है भी, लेकिन यहाँ पे अवक्षेप बनता है। अब ये 2022 ग्रुप डी 2022 के अंदर ना अवक्षेप का रंग भी पूछा जाता है भी, कौन से रंग का है। अब देखो भी यहाँ पे वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा निकलती है तो वो तो आपकी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। यानी दो अभिक्रियाएं होती है, एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और एक आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। जिस अभिक्रिया को कराने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़े वहां पे आपकी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्योंकि जैसे वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया में 3 प्रकार की होती है, उसमें वियोजन अभिक्रिया और एक प्रकार से प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया और उसके बाद में विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ये 3 प्रकार की होती है। तीनों के अंदर है वो आपको ऊष्मा ऊर्जा या फिर विद्युत के द्वारा देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी कंडीशन के अंदर वो क्या है, वो आपकी सारी की सारी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। लेकिन जिस अभिक्रिया को करवाने के लिए आपने क्या है जिस अभिक्रिया को करवाने के लिए ऊष्मा न देनी पड़े लेकिन होने के बाद में ऊष्मा उत्पन्न हो, तो वहां पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है भी, ठीक है। उसके बाद में वह अभिक्रिया जिसमें केवल रंग परिवर्तन होता है, तो केवल रंग परिवर्तन से काम नहीं चलेगा भाई, रंग परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। मैंने बताया भी अवक्षेप ठोस अवस्था के अंदर होता है, ये जल के अंदर अघुलनशील है, जल में नहीं घुलता भी। नेक्स्ट है भी, ये जरूरी नहीं है भी अवक्षेप अभिक्रिया के अंदर ही क्या है रंग चेंज होता है, रंग तो दूसरी अभिक्रियाओं के अंदर भी चेंज हो जाता है। अब देखो भी वह अभिक्रिया जिसमें एक गैस बनती है, तो एक गैस बनती है तो इसका क्या मतलब है, गैस तो सभी अभिक्रियाओं में बनती है भी, ठीक है। तो वो सारी की सारी अवक्षेप हो जाएगी एक प्रकार से, नहीं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील ठोस बनता है, अघुलनशील ठोस यानी जल के अंदर घुलनशील नहीं है, वो सॉलिड अवस्था के अंदर रहेगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। चीजें समझ में आई क्या। आगे देखो भी, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे बता देता हूं। ये आपके पास में क्या है, सोडियम Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया है, वो मैंने किसके साथ में करवा दी, BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ में करवा दी भी,
ठीक है। तो ये अपने पास में क्या बनेगा, तो ये अपने पास में बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ये क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया है। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है ना, ये आपका क्या है, सॉलिड अवस्था के अंदर है। ये आपका क्या है, अवक्षेप है, ये ध्यान में रखना भी। ये सॉलिड अवस्था के अंदर है, अवक्षेप है, जल के अंदर घुलनशील नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो इसका रंग याद रखना, ये ग्रुप डी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। सफेद रंग का होता है ये कैसा रंग का होता है, सफेद रंग का अवक्षेप होता है, सॉलिड अवस्था के अंदर पाया जाता है। आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा। अब ये है, कपड़े धोते समय पानी में वॉशिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। अब ये क्वेश्चन आपका ALP और टेक्नीशियन ग्रेड 3 इनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या किया जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, पेयजल को रोगाणु रहित करने के लिए क्या किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन। दोनों के आंसर अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग है। और ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया, यहाँ पे नाम दे दिया भी कपड़े धोते समय पानी में वॉशिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है। अब इसमें देखो भी, आपको पता है भी, जब कठोर जल होता है, मैं यहाँ पे कठोर जल की बात करता हूँ। कठोर जल में साबुन है वो झाग नहीं देता भी, ठीक है। साबुन झाग नहीं देता, क्यों नहीं देता, साबुन अगर झाग नहीं देगा तो जो मेल है, जो गंदगी है, वो निकलेगी नहीं भी, ठीक है। अब यहाँ पे साबुन झाग नहीं देता, इस कंडीशन के अंदर है, इस कंडीशन में कठोर जल के अंदर है वो एक प्रकार से क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं भी, जो क्या है भी, वहां से पोटेशियम भी। साबुन के अंदर क्या होता है, साबुन बनाते हैं तो साबुन है वो एक तो आपका सोडियम से बनता है, एक तो आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, एक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। ये कपड़े धोने का साबुन बनाता है भी, ये कपड़े धोने का साबुन बनाता है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से कठोर साबुन बोलते हैं। और ये नहाने का साबुन बनाता है। तो यहाँ पे अपने पास में भी जो सोडियम है, सोडियम और जो पोटेशियम है, उसको क्या कर देते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं वो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और उनकी जगह खुद है वो उनकी जगह चिपक जाते हैं भी, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। तो क्या बन जाते हैं, तो वो एक प्रकार से कठोर आयन का निर्माण कर लेते हैं भी, और जिसके कारण है वो आपका जो साबुन, जो पानी है, पानी के अंदर वो जो आपका साबुन है वो झाग नहीं दे पाता भी। अब इसको सोडियम और पोटेशियम को क्या करना होता है, हटाना होता है। अब साबुन का तो इतना, ये सोडियम पोटेशियम नहीं, आपका जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनको हटाना है। तो उसके लिए है वो कठोर जल के अंदर क्या मिलाया जाता है, तो ये धावन सोडा मिलाया जाता है, वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको, धावन सोडा। और धावन सोडा क्या करता है, धावन सोडा है वो जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, उनको है वो एक प्रकार से आयन नहीं बनाने देता भी, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम को आयन नहीं बनाने देता है। इसी कारण है वो आपके कठोर जल के अंदर है वो धावन सोडा मिलाते हैं, ताकि वो जो आपका पानी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है एक प्रकार से उनको बाहर निकाल दे भी, पानी के साथ में, साबुन के साथ में उसको मिलने ना दे भी। जैसे ही वो साबुन के साथ में मिलेंगे तो वहां पे जो आपका साबुन है वो झाग देना बंद कर देगा भी। तो धावन सोडे को कठोर जल में या फिर जल की कठोरता, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो धावन सोडे को मिलाया जाता है, ताकि जो आपका पानी है वो एक प्रकार से क्या हो जाए भी, मृदु, कठोर जल है वो मृदु बन जाए भी, मृदु बन जाए। ये प्रोसेस होती है इसमें। तो कपड़ों की सिलवटें पड़ने से बचाने के लिए, तो कपड़ों की अगर सिलवटें पड़ने से बचाना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा भी, इस्त्री करनी पड़ेगी इसके ऊपर, प्रेस, ठीक है, प्रेस करना पड़ेगा अभी। उसके बाद में प्रेस से है वो आप सिलवटें हटा सकते हैं। उसके बाद में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, कपड़ों को ब्लीच करना है ना, तो वहां पे आपको क्या नहीं मिलाना पड़ेगा, वॉशिंग सोडा नहीं, वहां पे आपको विरंजक चूर्ण जैसा कि CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने नई एनसीईआरटी में Ca और OCl और की होल ट्वाइस, ये होता है भी, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं, ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अब इसको मिलाया जाता है ब्लीचिंग करने के लिए, और कपड़ों में खुशबू लाने के लिए है वो आपको इत्र का यूज करोगे भी, इत्र का यूज है वो आप यहाँ पे करोगे। आपका कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए है वो धावन सोडे का यूज किया जाता है, ताकि उसमें जो आपका साबुन है वो प्रॉपर झाग दे और अच्छी तरीके से है वो गंदगी को दूर करे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, धावन सोडे का यूज किया जाता है। धावन सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O,
ये है वो धावन सोडे का फॉर्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोला जाता है भी। तो जल की स्थायी कठोरता ये भी याद रखो भी, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका मिलाया जाता है, यानी जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाएगी तो जल क्या बन जाएगा, मृदु बन जाएगा भी, और उसमें अपना जो ये साबुन है वो क्या करेगा, अच्छे तरीके से जाग देगा। देन दूसरा जो क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है भी, पेयजल यानी पीने का जो जल होता है, पेयजल को रोगाणु रहित करने के लिए क्या मिलाया जाता है भी, रोगाणु रहित करने के लिए है वो ब्लीचिंग पाउडर, ये रहा कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर, यानी Ca और OCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की जरूरत पड़ेगी भी पेयजल को रोगाणु रहित करने के लिए। ये चीज है वो आप ध्यान में रखना भी। आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक है वो क्या करते हैं भी, मेरिस्टेमेटिक ऊतक जिसे अपन विभज्य ऊतक बोलते हैं भी, क्या काम करते हैं, तो ये पौधे की लंबाई बढ़ाने में, पौधे की मोटाई बढ़ाने में कार्य करते हैं भी, क्योंकि ये 3 प्रकार के होते हैं भी। ये आपको क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। तो ये लंबाई, यहाँ पे लंबाई व मोटाई बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं भी, ठीक है, भूमिका निभाते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हो गए, पहला हो गया आपका शीर्षत विभज्योतक, ठीक है, और उसके बाद में ये क्या करता है, तो ये शीर्ष तने के शीर्ष भाग में, जड़ के शीर्ष भाग में लंबाई बढ़ाता है भी। ये क्या करेगा, ये आपका लंबाई बढ़ाएगा भी, ठीक है, लंबाई बढ़ाएगा। उसके बाद में दूसरा आता है आपका पार्श्व, दूसरा है वो पार्श्व विभज्योतक आ जाएगा भी। पार्श्व विभज्योतक ये क्या करेगा, तो ये तने की मोटाई बढ़ाएगा और जड़ है उसकी भी मोटाई बढ़ाएगा। तो अपन बोल सकते हैं मोटाई बढ़ाने में। और तीसरा आपका जो आता है वो है कौन सा, अंतर्विष्ट विभज्योतक। ये क्या करता है, तो ये एक प्रकार से 2 जो इंटरनोड होते हैं ना, उनकी 2 जो टहनियां होते हैं उनके बीच में गैप बनाता भी। तो 2 टहनियों के बीच स्पेस बढ़ाता है। चीजें समझ में आ गई। अब देखो भी, पौधे में आजीवन वृद्धि को सक्षम बनाता है क्या, बिल्कुल सही है भी। पौधे के अंदर है वो आजीवन वृद्धि को सक्षम बनाता है कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहीं पे मिलेगा आपको जहां पे कोशिका निरंतर है वो विभाजित होती रहती है। तो यहाँ पे आजीवन, पौधे के अंदर आजीवन वृद्धि चलती रहती है, जितने तक पौधा जीवित रहता है उतने तक उसके शरीर के अंदर है वो वृद्धि चलती रहती है, लंबाई में और मोटाई के अंदर। उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक ऊतक सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं में बने होते हैं। तो बिल्कुल सही बात अभी बताया मैंने, जहां पे कोशिकाएं विभाजित होती है, विभाजित कहाँ पे होगी, जहां पे पौधा है वो लंबाई के अंदर वृद्धि करता है, मोटाई के अंदर वृद्धि करता है। देन उसके बाद में जड़ के अंदर अगर मैं बात करूं तो जड़ में मोटाई है, जड़ की जो लंबाई है उसके अंदर जो जहां पे पादप के अंदर वृद्धि चलती है ना, वहां पे आपका क्या है, एक प्रकार से विभाजित होने की प्रक्रिया चल रही होती है भी, और उसमें है वो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा। कोशिकाएं छोटी पतली भित्ति वाली संघन कोशिका द्रव्य तथा बड़े केंद्र वाली होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये विभज्योतक की एक प्रकार से डेफिनेशन बोल सकते हैं, या फिर उसकी एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी, विभज्योतक का एक प्रकार से कोशिकाएं छोटी होती है तो उनके गुण हो गए भी, यानी विभज्योतक में कोशिकाएं क्या होती है, छोटी होती है और पतली भित्ति वाली होती है। तो भित्ति कैसी होगी, पतली होगी। और संघन कोशिका द्रव्य यानी बहुत ज्यादा, संघन का मतलब होता है ज्यादा कोशिका द्रव्य मिलेगा, कोशिका के अंदर जो द्रव है वो ज्यादा मिलेगा और बड़े केंद्रक मिलेगा। और एक इसमें और जोड़ दो आप, रिक्तिका नहीं मिलेगी भी। रसधानी नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी पूछा क्या गया है भी, रसदानियां नहीं मिलती, यानी कौन से ऊतक के अंदर है वो रसदानी नहीं पाई जाती। ALP 2024 और टेक्नीशियन 2024 दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अपना जो ग्रुप D 2024 है इसके अंदर ये पूछा गया था भी, मेरिस्टेमेटिक ऊतक के अंदर रसदानी क्यों नहीं पाई जाती, ये बताओ।
तो किस में नहीं पाई जाती, तो वो तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक हो गया। क्यों नहीं पाई जाती, तो उसके अंदर है वो आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य है ना, वो ज्यादा होता है भी। कोशिका द्रव्य ज्यादा होने के कारण, क्योंकि आपको पता है भी रसदानी होती है ना, रसदानी है वो कोशिका का लगभग 50 से 90% तक है ना, ये स्थान घेर लेती है। तो उसके अंदर वो कोशिका द्रव्य बहुत कम हो जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है भी निरंतर विभाजित होने की क्रियाएं होती है, तो इसीलिए उनको क्या है, एक प्रकार से कोशिका द्रव्य की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो कोशिका द्रव्य ज्यादा होने के कारण है वो रसदानी उसके अंदर वैक्यूल्स है वो उसके अंदर नहीं पाई जाती भी। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं परिपक्वता पर है वो मर्त हो जाती है, तो ये बात गलत है भी। यानी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं परिपक्वता के बाद में वो स्थायी उत्तक बन जाती है, ये ध्यान में रखना भी। क्या बन जाती है, स्थायी उत्तक बनती है। और स्थायी उत्तक बनने के कारण है वो उसे एक निश्चित रूप और आकार लेना होता है भी। एक निश्चित रूप और आकार लेना होता है, तो उस निश्चित रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण बोलते हैं। ये चीज भी आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है भी। ठीक है, निश्चित रूप, स्थायी उत्तक में निश्चित रूप व आकार लेना क्या कहलाता है भी, विभेदीकरण कहलाता है भी। विभेदीकरण, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, तो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मर्त नहीं होती, वो स्थायी उत्तक बन जाता है भी, एक निश्चित कार्य करना शुरू कर देती है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा पर परागण का कारक या फिर एजेंट नहीं है, ये आपको बताना है। एक तो होता है आपका पर परागण, एक होता है आपका स्वपरागण। स्वपरागण क्या चीज है भी, देखो जब निषेचन है वो एक ही पौधे पे होता है, जब निषेचन जब निषेचन एक ही पौधे पर होता है, एक ही पौधे पर होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं स्वपरागण कहते हैं भी। ठीक है, एक ही पौधे के ऊपर होता है भी, एक ही पौधे के ऊपर नर पुष्प होगा और एक उसी पौधे के ऊपर वो मादा पुष्प होगा, और दोनों के अंदर है वो निषेचन हो जाएगा। तो उस प्रक्रिया को एक प्रकार से क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं भी। नेक्स्ट है परपरागण। परपरागण होता है दो अलग अलग पौधों पर निषेचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपका परागण कहते हैं भी। देखो भी एक पौधे के अंदर है वो, ये आपका पौधा है, और इस पौधे के पुष्प के अंदर यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया, परागकण है। इस पौधे के परागकण है वो दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र के ऊपर जाएंगे। दूसरा पौधा है ये, यहाँ पे क्या है, वर्तिकाग्र। अब दो अलग अलग पौधे हो गए, दोनों अलग अलग पौधों के ऊपर है वो परागकण यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका परपरागण हो गया। और एक ये पौधा है, इस पौधे के एक प्रकार से यहाँ पे एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी, ये आपका परागण वाला है, यानी एक पुष्प तो आपका क्या है, नर एक प्रकार से पुष्पंग है, और दूसरा है वो आपके पास में क्या है, मादा है। एक ही पौधे के ऊपर है दोनों, तो वहां पे आपका एक ही पौधे पे जो निषेचन हो रहा है, तो वो स्वपरागण, दो अलग अलग पौधों के ऊपर निषेचन हो रहा है, वहां पे परपरागण हो गया। अब परागकणों को क्या है, यहां से आपको और इस पौधे तक पहुंचाना पड़ेगा भी। इसमें तो जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पौधे पे है, तो ये तो क्या है, यहाँ पे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती भी। अब यहाँ पे क्या है भी, दोनों पौधे अलग अलग है और दोनों की दूरियां हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको परागकणों को पहुंचाना पड़ेगा। अब ये बोलता है भी इन परागकणों यानी पर परागण के अंदर है वो, इन परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे पौधे तक पहुंचाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी, एजेंट की आवश्यकता होगी। वो एजेंट कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता, ये आपको बताना भी। देखो भी जल के द्वारा है वो जाएंगे, जल के द्वारा है वो आपके परागकण चले जा सकते हैं भी। कोई पादप है वो जल के अंदर है, ठीक है, तो वहां पे जल के बहाव के रूप में है वो उससे तैर करके और क्या है दूसरे पौधे तक पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो एजेंट है। पवन के द्वारा उड़ के भी जा सकते हैं भी, पवन के द्वारा है वो उड़ के भी जा सकते हैं। तो पवन के द्वारा जब जो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं, पवन के द्वारा जो परागकण उड़ के जाते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं भी, ठीक है। तो वो पवन के माध्यम से दूसरे पौधे के पुष्प पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है वो पशु के द्वारा भी जा सकते हैं। कीट है, अगर कोई कीट है यहाँ पे ये मान लो भी पुष्प से रस के लिए आया,
तो उनके पैरों पे लग करके क्या होगा, उनके पैरों से चिपक करके, और जब वो दूसरे किसी पुशअप पे जाएगा तो वहां पे परागकण है वो पहुंच जाएंगे। या फिर कोई पशु है वो अगर उस पुशअप के पास में गया है, ठीक है, तो उससे चिपक करके वो दूसरे पादप तक पहुंच सकता है भी। तो यहाँ पे पशु है वो भी एक एजेंट है, लेकिन प्रकाश है वो एजेंट नहीं है भी। प्रकाश के माध्यम से है वो परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते भी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एजेंट नहीं है, बाकी सारे के सारे एजेंट है। तो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना भी। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी बोलते हैं। कहां पे आता है ये आपका आता है जब गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है कैपिटल जी, और ये होता है m1 इंटू m2, और अपोन में क्या होता है आपके पास में r²। ये होता है फॉर्मूला इसका, किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का। वहां पे आपका क्या है, कैपिटल जी आता है। ये सार्वत्रिक नियतांक है, यानी इसका मान सभी जगह, ये सभी जगह इसका मान सभी जगह समान रहता है भी, समान रहता है, कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। और वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जी का मान कभी भी चेंज नहीं होगा। आप कहीं पे भी कुछ भी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जब भी निकाल रहे हो, कहीं पे भी, जब आप चंद्रमा पे निकाल लो या फिर विश्व में कहीं पे भी निकाल लो, इसका मान एक ही रहेगा। और ये मान भी पूछा जाता भी, इसका मान क्या होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11, 10⁻11। अब आगे मात्रक भी यहाँ पे पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका क्या होता है भी, मात्रक होता है। ये मात्रक भी बहुत बार पूछा जाता है। ये मान किसने दिया था, तो याद रखना हेनरी कैवेंडिश ने इसका मान दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और उन दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भी, यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है जो हर जगह समान रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यह दो द्रवों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, तो नहीं भी। सार्वत्रिक नियतांक हो गया तो सभी जगह समान है, तो उनके माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करेगा भी। यह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है भी। गुरुत्वीय त्वरण के बराबर कैसे होता है भी, गुरुत्वीय त्वरण का मान तो आपके पास में ये होता है भी, स्मॉल जी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल जी, और m अपोन में आपके पास में क्या है, r², ये होता है। तो ये आपका स्मॉल जी है वो कैपिटल जी के बराबर कैसे हो गया अभी, ठीक है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे देखो भी, गुरुत्वीय त्वरण के अंदर है ना, गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो उसके अंदर ये ध्यान रखना, वस्तु का द्रव्यमान नहीं लिया जाता भी। ये तो सार्वत्रिक नियतांक है ही, ये जी तो सार्वत्रिक नियतांक है ही, और ये m है ना, ये m आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है भी। m है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, और r है वो पृथ्वी की त्रिज्या है भी। तो ये चीज ध्यान में रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण है वो किस पर निर्भर नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका किसके ऊपर निर्भर नहीं करता भी, तो ये आपका एक प्रकार से ये बोल सकते हैं, जो आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये जो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है भी, ठीक है। उसके बाद यह पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है, तो भिन्न कहाँ पे हो गया, भिन्न तो होता ही नहीं है अभी। मैंने क्या बोला है, सभी जगह समान रहता है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है भी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी, अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को पर रखा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे रेलवे को चैलेंज करेंगे इस चीज के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे साथ में है, तो बढ़िया तरीके से रेट लगा सकते हैं। और अपन यहाँ पे देखो भी, आपके पास में क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में टोटल 6 कंडीशन बनती है, आपको पता है। अवतल दर्पण है, इसमें अवतल दर्पण में कितनी कंडीशन बनती है सर जी, 6 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन बता रहा हूं मैं, जब वस्तु को आप अनंत पे रखते हो, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, फोकस के ऊपर। उसका प्रतिबिंब फोकस के ऊपर बनता है। कैसा बनता है, तो बिंदु साइज का हो गया, और उसके बाद में बिंदु साइज, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है भी, उल्टा होता है। उसके बाद में जब मैंने वस्तु को क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण की ओर लेके जाओगे, आपका जो प्रतिबिंब है वो वैसे वैसे क्या है, अनंत की ओर चलता जाएगा भी, ठीक है। तो वहां पे आपका जो फोकस बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा, तो वो फोकस
शॉर्ट में लिख देता हूं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा भी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा भी, अब की बार छोटा बनेगा भी, साइज के अंदर है वो कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा, साइज में छोटा, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक हमेशा कैसा होता है भी, उल्टा होता है। देन उसके बाद में देखो भी, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रख देते हैं, ये कंडीशन है वो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है भी। और कैसा बनेगा, तो ये आपका समान साइज का, जितनी आपकी वस्तु है, जितना आपका वस्तु है उस साइज का ही आपका क्या बन जाएगा भी, प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है भी, उल्टा होता है। देन उसके बाद में जब मैंने वस्तु को क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया, जब मैंने वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे बनेगा भी, ठीक है। वक्रता केंद्र से परे, या फिर ये बोल सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वो उसका प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा भी। अब की बार जो साइज है वो बड़ा साइज होगा, ठीक है। और उसके बाद में कैसा होगा भी, ये वास्तविक होगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा भी। देन उसके बाद में जब वस्तु को हमने क्या है, फोकस के ऊपर रखा है, अब वस्तु को फोकस के ऊपर रख रहा हूं तो उसका प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा भी, कहां पे बनेगा, अनंत के ऊपर बनेगा भी। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा भी, यानी अपन इसको बोल सकते हैं बहुत बड़ा बनेगा भी, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा साइज के अंदर तो। और कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है भी, उल्टा होता है। जब मैंने वस्तु को क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया, फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में जब मैंने वस्तु को रखा तो उसका प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा भी, दर्पण के पीछे, ये बोल सकते भी, दर्पण के पीछे है वो इसका प्रतिबिंब बनेगा। और दर्पण के पीछे सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी बनते भी। तो ये भी क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा भी। ये भी आपका क्या है, बहुत बड़ा साइज का होगा, लेकिन कैसा होगा भी, आभासी। अब की बार है वो आपका प्रतिबिंब है वो आभासी। और आभासी हमेशा कैसा होता है भी, ये आपका सीधा होता है। अब देख लो क्या पूछा आपको यहाँ पे। अब इसने पूछा ये है भी, अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब कंडीशन, जब आपको वस्तु कहां पे रखनी होती है, जब आप वस्तु को फोकस के ऊपर रखते हो, जब आप वस्तु को फोकस के ऊपर रखते हो, ये रही कंडीशन, वस्तु को फोकस के ऊपर रखते हो, उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और वास्तविक और उल्टा बनेगा भी, वास्तविक और उल्टा। तो फोकस के ऊपर भी क्या बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, सही बात है, ठीक है। इसने और तो कुछ दिए नहीं है भी, छोटा बनना है, बड़ा बनना है, ये तो यहाँ पे बताया नहीं है, ओनली फॉर वास्तविक और उल्टा बनाना है। उसके बाद में फोकस और ध्रुव के बीच में, ये रहा, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, बहुत बड़ा साइज का बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। तो ये इस कंडीशन के अंदर है वो आपका यहाँ पे नहीं बनेगा भी, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर आपका वास्तविक और उल्टा नहीं बनेगा भी। उसके बाद में वक्रता केंद्र से परे रख दें, वक्रता केंद्र है इससे अगर अपन परे रख दें तो यहाँ पे देखो वक्रता केंद्र से परे कौन सा हो गया अभी, वक्रता केंद्र ये रहा भी। जब वस्तु को क्या है, वक्रता केंद्र से परे रख दें, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहां पे बनता है, तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और छोटा साइज का बनेगा। और यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा भी। तो इस कंडीशन में भी आपका क्या है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है भी। नेक्स्ट है दर्पण के बहुत निकट, दर्पण के बहुत निकट रखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया भी फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जा रहा है। तो ये कंडीशन आपकी यही होगी भी, ठीक है, ये कंडीशन आपकी यही होगी। और इस कंडीशन के अंदर आभासी और सीधा बनता है भी। तो इसके अंदर दो आंसर होंगे भी आपका, एक तो आपका क्या होगा, ये फोकस वाला होगा, ठीक है, और दूसरा है वो आपका वक्रता केंद्र से परे होगा। यानी ए और सी दोनों, ए और सी दोनों यहाँ पे बढ़िया तरीके से आप इस पे रीट लगा सकते हैं और बढ़िया तरीके से यहाँ से इस क्वेश्चन को डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों आंसर है इसमें, फोकस और वक्रता केंद्र। ये अपनी एनसीईआरटी बोलती है भी, और एनसीईआरटी के सामने रेलवे है वो एक प्रकार से फिक्का पड़ जाता है, कहने का मतलब ये है। चीजें समझ में आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके अंदर है भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका क्या है, संगमरमर का सूत्र है भी, ठीक है। और जो अंडे का जो कवच बना होता है वो भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है भी। कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट है और यहाँ पे आपके पास है 2H2O यानी दो जल के अणु। तो ये तो आपका क्या है, POP है, ये आपका क्या है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और ये आपका क्या है, ये फॉर्मूला है वो आपका जिप्सम का है। और याद रखना जिप्सम से ही अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करते हैं, क्योंकि CaSO4 2H2O
2H2O जब क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, और ये याद रखना कितने डिग्री पे, तो मैं बोलूँगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन, 373 केल्विन का ताप दूंगा तो ये क्या बनेगा, तो ये आपके पास में CaSO4 डॉट हाफ H2O बन जाएगा भी, हाफ H2O। और इसका फॉर्मूला है ना, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2CaSO4 और डॉट H2O, ये भी क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फॉर्मूला है, घबरा मत जाना देखते ही। और उसके बाद में आपके पास में 1.5 जल के अणु है, वो ये क्या कर देगा भैया, त्याग देगा, ये क्या करेगा, त्याग देगा। तो अपने पास में ये क्या बन गया, POP बन गया भी। ये जो दो यहाँ पे भाग में है, इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा भी, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। ये कैल्शियम सल्फेट का है भी फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट। आगे चलो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको ये साइंस का NCERT कोर्स है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ भी। साइंस के NCERT कोर्स में क्या किया जा रहा है, 9th और 10th की जो साइंस की NCERT है उसका लाइन बाय लाइन है वो आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीज़ें समझाई जा रही है। आपको पता है भी रेलवे जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपके चाहे आप ग्रुप डी उठा लो, चाहे ALP उठा लो, या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3rd उठा लो, इसके अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लाइन टू लाइन है वो साइंस के NCERT से उठाए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है भी। तो क्यों ना हम भी बढ़िया तरीके से साइंस की NCERT को तैयार करें। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साइंस का NCERT कोर्स है वो बनाया गया है। इसके ऊपर 2-3 क्लासें मैंने डेमो के रूप में रखी है, अगर आप वो क्लासें देखोगे तो इस कोर्स के बारे में आप बेहतर जान पाओगे भी। अगर कोई दोस्त इस कोर्स से जुड़ना चाहता है तो वो आज ही हमारी एप्लीकेशन टारगेट हब को डाउनलोड कीजिएगा और इसके ऊपर आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, तो आप उस कोर्स को देख सकते हैं भी। अगर आप ये चाहते हैं भी हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी की सारी PDF मिल जाए, सारी की सारी टेस्ट सीरीज मिल जाए, ठीक है, और उसके बाद में ये कोर्स भी मिल जाए, तो उसके लिए है वो अपने पास में एक बढ़िया सा ऑफर है भी। अगर आपको अच्छा लगे तो ये ऑफर है, अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंदर सारे के सारे जो कोर्स है ना वो आपके अनलॉक हो जाएंगे भी। जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो ALP की हो, टेक्नीशियन की हो, या फिर ये बोले NTPC की हो, ग्रुप डी की हो, सारी की सारी आपके लिए अनलॉक होगी। और ऑल नोट्स PDF, सारी की सारी जो नोट्स की PDF है ना वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर की PDF है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की PDF आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी पेपर सोल्यूशन की PDF है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी। और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो भी अपने पास में ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अब इसमें देखो भी, इसमें पूछा गया है भी अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में से किस विधि में कटे हुए या फिर विखंडित शरीर के अंग से एक नया जीव है वो विकसित हो जाता है भी। कहने का मतलब ये है भी वो विखंडन के द्वारा है वो एक प्रकार से जनन नहीं करता भी, उनकी जनन की विधि तो अलग है, लेकिन अगर किसी का अंग कट गया तो वो क्या है, एक नया जीव बन जाएगा भी। कहने का मतलब ये है भी निम्नलिखित अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो कटे हुए या फिर विखंडित शरीर के अंग से क्या है, एक नया जीव विकसित हो जाता है, ये आपको बताना है। मुकुलन के द्वारा है वो हाइड्रा जनन करता है भी, हाइड्रा, और हाइड्रा जनन करता है, ठीक है। और हाइड्रा के अंदर है वो एक प्रकार से क्या है, ये इसमें कटे हुए अंगों से है वो इसमें जनन नहीं होता है। एक प्रकार से हाइड्रा है और हाइड्रा से इस प्रकार से ये आपका हाइड्रा होता है, ठीक है, ये हाइड्रा होता है। और इस हाइड्रा में यहाँ पे एक मुकुल उभर के आएगा भी, एक मुकुल है वो उभर के आएगा, और इस मुकुल के द्वारा है वो ये जब परिपूर्ण हो जाएगा तो अपने प्रॉपर हाइड्रा से क्या है अलग हो जाएगा और एक नया जीव बन जाएगा भी। उसके बाद में द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है भी। अमीबा है आपका पैरामीशियम है, इनमें क्या होता है, द्विखंडन होता है। ये द्विखंडन के माध्यम से ही क्या करते हैं, जनन करते हैं, यानी इसका 2 भागों में टूटना। द्विखंडन का मतलब होता है 2 भागों में टूटकर ही ये क्या करते हैं, नया जीव का विकास करते हैं। और अमीबा एक प्रकार से क्या है, ये बोल सकते हैं भी आकार, अमीबा है वो आकार बदल लेती है। अमीबा की जो कोशिकाएं हैं वो आकार बदल लेती है, ये चीज आप ध्यान में रखना भी। देन उसके बाद में बीजाणु निर्माण है वो आपका राइजोपस में होता है भी। ये आपका राइजोपस के अंदर होता है। और राइजोपस का अगर मैं बात करूं, जैसे ब्रेड है, फफूंद है,
जो भी रोटियां हैं उसको अगर अपन एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी अति आपका भी पानी का छिड़काव कर दे उसमें, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर है वो पानी का छिड़काव कर दो, यानी आर्द्र वायुमंडल के अंदर अगर इसको रखा जाता है, जो रोटी है आपकी ब्रेड है, ठीक है, तो उन पे एक प्रकार से तंतु से निकलाते और उन तंतुओं के ऊपर है वो क्या करते हैं, बीजाणु का निर्माण होता है। वो भी आगे क्या है भी राइजोपस में क्या होता है, इसमें भी आपका अलैंगिक जनन होता है, भी अलैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा होता है, तो राइजोपस में अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, भी बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक प्रकार से ये फंफूद का बोल सकते हैं, भी ये क्या है, फंफूद का एग्जाम्पल है। आगे देखो भी नेक्स्ट है विखंडन के द्वारा है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी आपका प्लेनेरिया है, जैसे स्पाइरोगायरा है। ये क्या है भी अपने जैसे अंग कट गए तो उनसे है वो नया जीव है वो निर्माण कर लेगा, लेकिन एक प्रकार से उनकी विधि ये नहीं है जनन की विधि तो अलग है, लेकिन बाय चांस कोई कारणवश है वो उसको काट दिया गया तो वहां से है वो प्रत्येक उसके अंग से है वो एक नया जीव है वो प्राप्त कर लोगे भी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विखंडन के फ्रेगमेंटेशंस यानी विखंडन के माध्यम से है वो आप कटे हुए या फिर विखंडित शरीर के अंग से एक नया जीव है वो प्राप्त कर लोगे। ये चीज यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व +2 संयोजकता दर्शाता है। अब अगर आपके यहाँ पे आवर्त सारणी पता है आपको तो वहां पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आवर्त सारणी का चैप्टर हटा दिया गया है। अब देखो भी +2 संयोजकता किसकी होती है, ये क्वेश्चन है वो आपका लगभग या तो 3 नंबर चैप्टर से आया 10th क्लास की साइंस के एनसीईआरटी से, या फिर आपका 4 नंबर चैप्टर, 4 तो नहीं है शायद 3 नंबर चैप्टर से आया है। अब देखो भी यहाँ पे आपको पता है भी आवर्त सारणी के अंदर आवर्त सारणी है, उसमें हमारे पास में कितने हैं, 18 तो ग्रुप है भी, 18 तो ग्रुप होते हैं और 7 है वो आपके क्या होते हैं, आवर्त होते हैं भी, 7 आवर्त होते हैं। अब देखो भी जो आपके ग्रुप होते हैं, जो आपके समूह होते हैं उसमें प्रत्येक समूह के अंदर है वो एक प्रकार से क्या होती है, समान संयोजकता होती है भी, संयोजकताओं की संख्या है वो समान होती है। जैसे पहला ग्रुप की अगर मैं बात करूं, पहले ग्रुप के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, हेलिनाने की रब से फरियाद, तो ये है हेलिनाने की रब से फरियाद, ये आपके पास में है। तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ये आपके क्या है, पहले तत्व है। तो पहले समूह के जो तत्व हैं उसमें क्या है, संयोजकता की अगर मैं बात करूं तो उसमें संयोजकता आपकी क्या है, +1 अभी। दूसरा समूह के जो तत्व है बेटा मांगे काश स्कूटर बाप रोए, तो वो आपका क्या है, ग्रुप सेकंड अभी, ये आपका क्या है, सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप के अंदर है वो उनकी संयोजकता 2 रहती है भी, जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो ये हो जाएगा आपके पास में Ra। अब देखो भी बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है और बेरियम है और रेडियम है, ये आपके क्या है, सेकंड ग्रुप में आते हैं। और सेकंड ग्रुप के अंदर है वो उनकी जो संयोजकताएं हैं, इनकी जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी, तो संयोजकता आपकी क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। कैसे संयोजकता कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है भी। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सोडियम की बात कर लेते हैं अपन, आसान सा है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है, ठीक है। अब यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन भरने, इसमें पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी कक्षा के अंदर 8 आ गए, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, 8 और 2 10, और तीसरी कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये क्या करेगा, अब ये सोडियम है वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लास्ट कक्षा के अंदर यानी अंतिम कक्षा के अंदर इसको क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ते हैं भी। कोई भी तत्व स्थायी होता है कब होगा, जब उनकी बाहरी ऑर्बिट के अंदर, बाहरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 8 बनाने के लिए क्या करे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर दे भी, 1 इलेक्ट्रॉन है वो त्याग दे, ठीक है, या फिर क्या कर ले, ये 8 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर ले भी, 8 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर ले। तो 8 नहीं 7, या फिर ये क्या करे, या फिर ये है वो 7 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर ले भी। अब 7 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो उसमें ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी, इसीलिए ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और आपको पता भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे है वो नेगेटिव चार्ज आता है भी। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके बाहरी ऑर्बिट के अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे ये। अब 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्यागा है
तो Na+1 आ गया, तो इसकी सोडियम की संयोजकता क्या है, +1 है भी। इसी प्रकार से आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपका रेडियम, ये रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इनकी देखोगे तो यहाँ पे क्या है, +1 है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे देखो भी हीलियम है, हीलियम की संयोजकता 0 है। हीलियम की संयोजकता 0 है क्योंकि हीलियम स्थायी तत्व है। क्यों? क्योंकि ये 18 नंबर ग्रुप में आता है भी। हे नेता और करोड़पति सब जीवित रहे, ये 18 नंबर के तत्व है भी। हे यानी हीलियम है, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनोन हो गया, ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो 18 नंबर तत्वों में आती है। और उसकी बाहरी ऑर्बिट के अंदर है वो कितने, या तो आपको यानी हीलियम को छोड़कर के बाकी सभी के 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भी। हीलियम के अंदर है वो कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी ऑर्बिट के अंदर। अब यहाँ पे 2 ऑर्बिट है, तो ये पहली आपकी कक्षा और पहली कक्षा के अंदर, के कक्षा के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी संयोजकता 0 है भी। इसकी संयोजकता 0 है। बेरिलियम की संयोजकता है वो आपके पास में कितनी होती है, 2। हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो आपके पास में कितनी होती है, 1। हाइड्रोजन की संयोजकता आपके पास में 1 होती है, और लिथियम की संयोजकता आपके पास में क्या आती है, 1 होती है। इसने पूछा क्या है, 2 संयोजकता कौन दर्शाता है, तो बेरिलियम दर्शाता है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है आपके सामने, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली के आगे बढ़ने के बावजूद बंदूक में प्रक्षेपित क्यों होता है भी। ये तो गति का तीसरा नियम है भी। ये भी आपका क्या है, थर्ड नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का थर्ड नियम होता है, और वो भी किसका, क्रिया प्रतिक्रिया का। जब हमने गोली चलाई तो वो क्रिया होगी, ठीक है, और गोली ने वापस चलते समय वापस एक बल लगाया बंदूक के ऊपर, वो आपकी क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी भी। तो यहाँ पे क्योंकि गोली का त्वरण बंदूक के त्वरण से कम है, नहीं भी। उसके बाद में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम 2 अलग अलग वस्तुओं पे लगता है। पहली बात तो ये 2 अलग अलग वस्तुओं के ऊपर लगता है और समान लगता है। 2 पहले देखना, 2 अलग अलग वस्तुओं पे लगेगा, समान लगेगा और विपरीत दिशाओं में लगेगा भी। क्रिया आगे की ओर हो रही है तो प्रतिक्रिया पीछे की ओर होगी भी, ठीक है ना। और 2 अलग अलग वस्तुएं, पहली गोली है, दूसरी बंदूक है, 2 अलग अलग वस्तुएं हैं दोनों का। तो गोली इतनी स्पीड से जाती है, आपका बंदूक इतनी स्पीड से क्यों नहीं आता, क्योंकि दोनों अलग अलग द्रव्यमान के ऊपर लगता है भी। यहाँ पे देखेंगे तो गोली का द्रव्यमान कुछ ग्राम के अंदर है, बंदूक का जो द्रव्यमान है वो क्या है, किलोग्राम के अंदर है। तो दोनों का बल तो समान लगता है, लेकिन जो आपका द्रव्यमान है वो अलग अलग है। उसके बाद में देखो भी, क्योंकि बंदूक गोली को कम बल से आगे धकेलता है, यानी क्योंकि बंदूक गोली को कम बल से आगे धकेलता है, नहीं, क्योंकि गोली बंदूक पर समान और विपरीत बल लगाती है। क्योंकि गोली है वो बंदूक के ऊपर समान और विपरीत बल लगाती है। दोनों में समान बल लगेगा, लेकिन दोनों में विपरीत दिशाओं में बल लगेगा, और दोनों ही क्या है, अलग अलग वस्तुओं के ऊपर बल लगता है। क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से कम है। बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से कम हो सकता है क्या? अगर बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से कम है ना, तो फिर गोली की दुगनी स्पीड से आदमी बैठ जाएगा। फिर देख लो, फिर आदमी है ना वो नुकसान कर सकता है किसी के, क्योंकि गोली से नुकसान नहीं होगा, फिर आदमी से नुकसान हो जाएगा। भी वो चलाएगा गोली की दुगनी स्पीड से, आदमी बैठ जाएगा, तो वो आदमी अगर किसी के अड़ भी गया है या फिर किसी को टच करेगा तो उसको फिर क्या है, गोली की तरह नुकसान होगा भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक स्कूल शून्य अपशिष्ट दिवस का आयोजन करता है और निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति इस पहल में सर्वोत्तम रूप से अपनाई जाती है। शून्य अपशिष्ट का मतलब देखना भी, अपशिष्ट नहीं है। शून्य अपशिष्ट का मतलब होता है अपशिष्ट का उत्पादन नहीं है। शून्य अपशिष्ट तो वही होगा। अब देखो भी, उस दिन है वो स्कूल है वो क्या करता है, उस दिन वो स्कूल है वो अपशिष्ट का उत्पादन नहीं करेगा भी। देखो तो यहाँ पे खाद्य अपशिष्ट को नियमित कूड़ेदानों में डालें। खाद्य अपशिष्ट होता है उसको नियमित कूड़ेदान में डालना ये उनका सर्वोत्तम सहायक क्या नहीं है। ये अपशिष्ट को निपटाने की विधि है एक प्रकार से। ये क्या है, अपशिष्ट आप उत्पन्न ही नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे उसको कूड़ेदान में डालने की जरूरत क्या है। शून्य अपशिष्ट तो वही होता है, हम अपशिष्ट का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, 0 है, तो आप कूड़ेदान में किसको डालोगे। ये बोलता है जो खाने के जो अपशिष्ट है, खाद्य अपशिष्ट है, उनको कूड़ेदान में डालो, तो ये आपका गलत है। उसके बाद में प्लास्टिक की पन्नी में स्नेक्स लपेटना। अब देखो भी, प्लास्टिक की पन्नी है, ये क्या है, आपका अपशिष्ट है, और उसमें अगर आप स्नेक्स लपेट रहे हो तो ये भी आपका क्या है, एक प्रकार से अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे हो आप, तो ये बात तो गलत है। एकल उपयोग प्लास्टिक कटलरी का उपयोग करना, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है भी, और प्लास्टिक क्या है, अपशिष्ट है, तो ये भी क्या होगा भी, ये बोलता है भी शून्य अपशिष्ट के अंदर कौन सा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। देखो भी, केले के पत्तों या
पुण्य प्रयोज्य प्लेटों में भोजन परोसना, जिसका अपन है वो एक प्रकार से केले के पत्ते होते हैं, केले के जो पत्ते हैं वो अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं और उनको है वो अपन क्या एक प्रकार से दोबारा से इसको रीयूज कर सकते हैं भी। तो वहां पे आपके जैसे हम रोटियां जैसे भोजन खाते हैं तो भोजन करते हैं तो उन थालियों को अपन बाहर थोड़ी ना फेंकते हैं, उसको क्या है वापस से उसको सफाई करके और दोबारा से है वो उसका यूज कर लेते हैं भी। तो वो क्या है आपकी वहां पे आपका क्या है शून्य अपशिष्ट है, एक प्रकार से डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या होता है। देखो भी कोई भी लेंस है, लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है और ध्रुव केंद्र क्या होता है भी, ध्रुव केंद्र है वो आपका ध्रुव लेंस के अंदर प्रकाशिक केंद्र होता है और दर्पण केंद्र वो ध्रुव होता है भी। तो ये आपका क्या है प्रकाशिक केंद्र है भी, ठीक है। अब यहां से कोई किरण गुजारेंगे तो वो बगैर किसी विचलन के डायरेक्ट निकल जाएगी भी, और यही आपका क्या होता है, यही आपका दर्पण के अंदर होता है। चाहे आप कोई सा भी दर्पण उठा लो, जब दर्पण के अंदर ध्रुव से जब कोई अपन मुख्य अक्ष ऐसे गुजारते हैं या फिर यहाँ पे आपके पास में मुख्य अक्ष इस प्रकार से गुजारते हैं तो वो क्या है आपकी किसी भी यानी बगैर विचलन के है वो डायरेक्ट निकल जाएगी भी। तो ये बोलता है भी जब प्रकाशिक किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या होता है, तो वो बगैर विचलन के डायरेक्ट निकल जाएगी भी, बगैर विचलन के क्या है डायरेक्ट निकलेगी। तो इसका निर्गमन बिना किसी विचलन से होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है भी, इसका निर्गमन है वो बिना किसी विचलन से होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। इसका निर्गमन मुख्य एक्स के समांतर होता है भी, मुख्य एक्स है इसके समांतर कैसे होगा भी, मुख्य एक्स वाली इसके अगर समांतर होगा तो यहाँ पे जब वो निकलेगी वो बात फोकस वाली होती है भी। जब कोई किरण है वो फोकस से होकर गुजरती है तो वो अपवर्तन के बाद में क्या होगा, अपवर्तन के बाद में वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वो फिर ध्रुव के ये आपका प्रकाशिक केंद्र से होकर नहीं जाएगी भी, प्रकाशिक केंद्र से होकर नहीं जाएगी। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपके पास में अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये आपका क्या है मुख्य एक्स है, और जब मैं ऐसे इसको निकालूंगा, इसको क्या है यहाँ से निकालूंगा तो ये क्या है बगैर विचलन के डायरेक्ट निकल जाएगी भी। और जब फोकस से होकर निकालूंगा, ये आपकी फोकस है, यहाँ से अगर फोकस से होकर निकालूं इसको तो ये क्या होगा, जैसे ही फोकस से होकर निकलेगी और यहाँ पे अपवर्तन हुआ मुख्य एक्स के पैरेलल हो जाएगी भी। ये प्रोसेस होती है इस किरणों की। तो ये क्या है, ये बोलता है भी निर्गमन मुख्य एक्स के समांतर होता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। उसके बाद यह मुख्य एक्स की ओर झुकती है, तो मुख्य एक्स की ओर झुकती है, ये बात गलत है, क्योंकि ये आपका एक प्रकार से संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं उस कंडीशन के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो वो कहाँ से होकर जा रही है, प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जा रही है भी, तो वो एक सीधी रेखा में जाएगी भी। यह लेंस से दूरी यह लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। मुख्य फोकस से होकर कब गुजरेगी, जब वो मुख्य एक्स के समांतर होगी भी। मुख्य एक्स के समांतर आ रही है तो वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो वो मुख्य एक्स के समांतर हो जाएगी भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, धारावाही वर्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैंने आपको एक दिन बताया था, बै से बायां हाथ और बै से आप है वो बल। तो ये आप बल की दिशा ज्ञात करना हो आपको, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए है वो किसका यूज करते हो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का यूज आप करते हो। वाम हस्त अंगुष्ठ नियम, वाम का मतलब होता है बायां, वाम का मतलब क्या होता है, बायां होता है भी, जो कि दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। बाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम तो अभी तक आया ही नहीं है अभी, ठीक है। दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम तो हमने पढ़ा है। दाहिने हाथ की हथेली के नियम, ये है वो एक प्रकार से दो एक प्रकार से समांतर चालकों के मध्य बल ज्ञात करने के लिए है वो अपन क्या है, दाहिना हाथ है उसकी हथेली का नियम का यूज करते हैं। जो आपका धारा की जो दिशा है, यानी दो जैसे अपन बात करते हैं ये दो समांतर पैरेलल तार है, इसमें धारा की दिशाएं क्या है, दोनों के अंदर है वो समान है, ऊपर की ओर है। अब इसमें बल की दिशा ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना हथेली का नियम किसका, दाहिने हाथ का, तो ये यहाँ पे धारा की दिशा में अपन अंगूठा कर रहे हैं, और जिस दिशा में आपका एक प्रकार से जिस दिशा में
आपका क्या करेंगे, जिस दिशा में आपकी हथेली है उस दिशा में आपका बल लगेगा भाई। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है इस तार के अंदर वो क्या है, बाहर की ओर लग रहा है। अगर इसका देखूंगा मैं, इस प्रकार से करूंगा और इस प्रकार से करूंगा, तो ये आपका एक प्रकार से क्या है, तो ये धारा ऊपर की ओर जा रही है और इस तार के अंदर जो बल लग रहा है वो अंदर की ओर लग रहा है। तो दोनों एक दूसरे की क्या है, विपरीत बल, इसमें बाहर की ओर आ रहा है, इसमें अंदर की ओर आ रहा है। तो दो समांतर तारों के बीच में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए है वो अपन दाहिने हाथ की हथेली का नियम यूज करते हैं। उसके बाद में दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम बोल दो या फिर दाहिने हाथ का जो नियम है, ये क्या करता है, इससे है वो अपन क्या है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ज्ञात कर सकते हैं। एक आपके पास में ये भी होता है भी फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग, ये होता है आपके पास में फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये भी क्वेश्चन आता है। दाहिने हाथ का नियम क्या करता है, तो ये धारा की दिशा बताता है। ये धारा की दिशा, धारा की दिशा है वो आपको बताएगा, ये चीज भी आप ध्यान में रखना। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम, इसके अंदर है वो आप अब एक प्रकार से ये भी ज्ञात कर सकते हैं भी जिस दिशा में आपकी क्या है, जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में आपको क्या अंगूठा करना है। और जो आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां है ना, ये क्या करती है, तो ये आपकी क्या है, धारा की, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी भी, ठीक है ना। दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम के अंदर आप क्या करोगे, जिस दिशा में आपकी धारा जा रही है उस दिशा में तो आपको अंगूठा कर लेना है। देन उसके बाद में जो आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो आपको क्या बताएगी, तो वो आपको एक प्रकार से क्या निर्धारित करेगी, तो वो धारा की धारा की दिशा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी भी, मुड़ी हुई अंगुलियां। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए कथनों को पढ़कर उससे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यीस्ट कोशिकाओं से निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रक्षेप मुकुल कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है भी, ये बात बिल्कुल सही है। यीस्ट कोशिकाएं यानी ये जो प्रोसेस होती है वो आपका किस में होता है, हाइड्रा में होती है भी। ये जो प्रोसेस होती है आपकी किस में होती है, हाइड्रा के अंदर आपको देखा गया है भी। यीस्ट कोशिकाओं से निकलने वाला छोटा बल्ब है वो जैसा प्रक्षेप मुकुल कहलाता है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रा होता है भी, यहाँ से एक मुकुल बाहर आएगा भी। और मुकुल निर्माण की श्रृंखला यीस्ट की मुकुल प्रक्रिया में पाई जाती है, यानी मुकुल निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो मुकुल निर्माण की श्रृंखला यीस्ट की जो मुकुलन प्रक्रिया होती है उसके अंदर पाई जाती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये चीज है वो आपकी हाइड्रा के अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर होती है। और हाइड्रा है वो मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा है वो क्या करता है, जनन करता है भी। और ये एक प्रकार से जो मुकुल प्रक्रिया के द्वारा बड के रूप में बाहर आएगा। और जैसे ही ये क्या है, परिपूर्ण हो जाएगा, तो ये अपने हाइड्रा से क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रा से अलग हो जाएगा भी, और एक नया हाइड्रा है वो बन जाएगा। तो कथन ए और बी दोनों गलत, दोनों सही, दोनों सही, दोनों सही, ये सी हो जाएगा भी आपका। यानी ए और बी दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 250 हर्ट्ज है। एक पूर्ण कंपन में लगने वाला समय क्या है, ये आपको बताना है। देखो भी समय पूछा, आपको पता है भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। आवर्ती बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल होता है भी, 1/, आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल को अपन टी से शो करते हुए, आवर्तकाल को कैपिटल टी से शो किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या है, इसने ध्वनि तरंग की आवृत्ति दे दी 250 हर्ट्ज है। आपको ये आवर्तकाल पूछा, तो आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है भी आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा, 1/, आवर्ती हो जाएगा भी, 1/, आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में 1/, में क्या हो जाएगा भी 250। अब 250 का आप 1 के अंदर भाग लगाओगे तो स्टार्टिंग में आपका दशमलव लगेगा भाई। देन उसके बाद में दशमलव लगेगा तो 1 0 आ जाएगी ऊपर। फिर आपने भाग को तोड़ा तो आपका लगेगा 0, ठीक है। देन उसके बाद में 100 बनेगा, फिर आपका 0 लगेगा, और फिर 250 पांजे कितने हो जाएंगे भाई, 250 चौके यानी 25 चौके 100 होता है ना। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 0.004 आ जाएगा भाई, 0.004 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 0.004 सेकेंड। बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है भाई। चीजें समझ में आ गई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा आबंध बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों से बना होता है। बड़ी संख्या में यानी बड़ी संख्या का मतलब हो गया भी श्रृंखलन का गुण। यहाँ पे क्या होता है भी, श्रृंखलन का गुण किसमें होता है ये आपको बताना है भी। बड़ी संख्या के अंदर है वो कार्बनिक यौगिकों से बना होता है।
तो यहाँ पे आयनिक आबंध होता है ना, आयनिक आबंध होता है वो आपका एक तो धातु, ये बोल सकते हैं अपन धातु व अधातु, धातु और अधातु के मध्य में जो बनने वाला बॉन्ड है वो आपका क्या कहलाता है भी, आयनिक बॉन्ड कहलाता है भी। ठीक है, उसके बाद में द्विध्रुवीय आबंध, ये बोल सकते हैं दो विद्युत यानी दो अलग अलग दो विद्युत ऋणात्मक तत्वों, दो विद्युत ऋणात्मक तत्वों, दो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य में जो साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉनों की, दो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी वो भी समान नहीं है, असमान, असमान साझेदारी बोल सकते हैं भी। उनके मध्य में जो बनने वाला बॉन्ड है वो आपका क्या होता है, द्विध्रुवीय आबंध होते हैं, यानी दो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, और वो भी कैसी होती है, तो वो भी आपकी असमान साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की मध्य में विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य में इलेक्ट्रॉनों की असमान साझेदारी के मध्य जो बनने वाला आबंध है वो आपका क्या होता है, द्विध्रुवीय आबंध कहलाता है। धात्विक आबंध है वो एक प्रकार से धातु के मध्य में, धातु के मध्य बनने वाला जो बॉन्ड है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका धात्विक बॉन्ड कहलाता है। सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध के द्वारा है वो एक प्रकार से कार्बन कार्बन के मध्य में, कार्बन कार्बन के मध्य में एक प्रकार से सहसंयोजक आबंध बनता है, यानी दो अधातुओं के मध्य में। ये क्या होता है, अधातु, अधातु के मध्य बनने वाला जो बॉन्ड है वो आपका सहसंयोजक बॉन्ड हो जाएगा। और कार्बन जहां पे कार्बनिक, ये भी बोला कार्बनिक यौगिकों के मध्य में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो वो आपका सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है भी। कार्बन है वो अपने एक प्रकार से इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला है वो बना सकता है भी, लंबी श्रृंखला है वो बना सकता है। तो इसमें क्या होता है भी, दो अधातुओं के मध्य में होगा। जैसे अपन बात करते हैं CH4 के अंदर है क्या है, सहसंयोजक बंध है, क्योंकि इसमें कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एक प्रकार से दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, देने वाला इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता। तो वहां पे आपका कौन सा होता है, सहसंयोजक आबंध होता है। तो इसमें आपका एक नंबर जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सहसंयोजक आबंध। ठीक है, सहसंयोजक आबंध है ये क्या है, कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं भी। ठीक है, ये घुलनशील होते हैं और ये विद्युत का चालन नहीं करते भी। सहसंयोजक आबंध होते हैं ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, और ये एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी इसका गलनांक और क्वथनांक होता है वो निम्न होता है। जस्ट इसका विपरीत आयनिक बंध होते हैं वो क्या होते हैं, जल के अंदर घुलनशील होते हैं भी ये। ठीक है, इसका एक प्रकार से क्वथनांक और गलनांक वो उच्च होता है, और ये गलित अवस्था के अंदर विद्युत का चालन करते हैं भी, ठोस अवस्था के अंदर विद्युत का चालन नहीं करते भी। और ये भंगुर होते हैं, दावा आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाएंगे भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको याद हो तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। फिर मैंने बताया था भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, ये क्वेश्चन आ गया। अगर आपको उसका जड़ पता है भी, आपको अगर बेसिक पता है तो आप बता सकते हो कि निलंबन क्या होता है। एक दिन पूरा डिटेल से मैंने आपको लिखाया था। निलंबन है वो, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। विषमांगी का मतलब हो गया भी, हम जब पानी के अंदर है वो मिट्टी मिला देंगे, पानी के अंदर मिट्टी मिला देंगे तो आपका क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। अब उसको अपन नगन आंखों से मिट्टी को अलग देख सकते हैं और पानी को अलग देख सकते हैं, तो वो आपका एक प्रकार से विषमांगी हो जाता है। और समांगी की अगर मैं बात करता हूं तो पानी के अंदर अगर मैं नमक मिला दूं तो वो आपका क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जब नमक प्रॉपर पानी के अंदर घुल जाएगा तो अपन नमक और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते भी। आगे देखो भी, निलंबन के कण इसके मध्य से गुजरने वाली प्रकाश किरण को प्रकीर्णित कर देते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी निलंबन के कण इतने बड़े होते हैं कि उससे गुजर रही जो प्रकाश की किरण है ना उसको फैला देंगे भी, और हमें क्या है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। मैंने एक दिन आपको बताया था भी प्रकाश का मार्ग दो ही विलयन के अंदर आपको दिखाई देगा। एक तो आपका जो कोलाइडी विलयन है उसके अंदर दिखाई देता है, और एक आपका है वो निलंबन विलयन। जब निलंबन है वो शांत छोड़ देंगे, निलंबन को जब अपन क्या कर दें, शांत छोड़ दें, तो उसमें मिट्टी है वो तली में जम जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। तो निलंबन है वो एक प्रकार से क्या होता है, अस्थायी होता है। और जब निलंबन को शांत छोड़ देंगे तो निलंबन है वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, दोनों निलंबन खत्म हो जाएगा और आपका जो प्रकाश का मार्ग है ना वो दिखाई देना बंद हो जाएगा भी। तो देखो भी, निलंबन के कणों को नगन आंखों से देखा जा सकता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है भी। यानी अपन पानी और मिट्टी को है वो अलग अलग देख सकते हैं। तो यहाँ पे निलंबन के बारे में क्या
रखोगे, ये आपका याद रखोगे विषमांगी, विषमांगी विलयन है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, अस्थायी होता है, ये आपका अस्थायी होता है, स्थायी नहीं है अभी, अस्थायी होता है। शांत छोड़ दोगे तो निलंबन है वो आपका खत्म हो जाएगा, मिट्टी तली के अंदर जम जाएगी और आपका पानी अलग हो जाएगा अभी, ठीक है। और उसके बाद में इससे क्या है, प्रकीर्णन होता है अभी, प्रकीर्णन होता है और इनके कणों को नगन नगन आंखों से देख सकते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना भी, ठीक है। तो ये इसके गुण हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे सही है भी, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और एक बढ़िया सा कमेंट भी कीजिएगा, क्लास आपको कैसी लग रही है। और रही बात शेयर करने की, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है वो क्लासों को शेयर भी कीजिएगा ताकि पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए भी। अब देखो भी यहाँ पे गर्म भोजन की गंध है वो दूर तक पहुंच जाती है, क्यों भी, मैंने आपको क्या बताया था भी, आपके जो पदार्थ होता है उसमें पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील अवस्था में होते हैं, गतिशील अवस्था के अंदर होते हैं, ठीक है। और गतिशील अवस्था के अंदर होते हैं। और उसके बाद में जब इसमें क्या किया जाता है, जब इसको पदार्थ के कणों को ताप दिया जाता है, पदार्थ के कणों को ताप दिया जाता है, ताप दिया जाएगा, यानी भोजन को अपन क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। भोजन गर्म भोजन है उसको गर्म कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो उनके कणों के मध्य की जो गति है वो क्या है, और बढ़ जाती है भी। जैसे अपन उसको गर्म करते हैं तो उनके कणों के मध्य की जो गति है ना वो बढ़ जाती है भी। तो कणों के मध्य की गति बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। जैसे ठंडा भोजन है तो उसकी सूंघ दूर तक नहीं जाती, क्योंकि वहां पे जो तापमान टेम्परेचर है वो कम है, जिसके कारण है वो उनकी गति है वो एक प्रकार से कम होती है। अगर अपन तापमान बढ़ा देंगे तो उनके कणों की गति बढ़ जाएगी, जिसके कारण है वो दूर दूर तक उसकी गंध आती है भी। तो कण निरंतर गतिमान रहते हैं भी। उसके बाद में प्रकाश ऊर्जा सूंघ ऊर्जा में प्रसारित होती है, नहीं भी। तापमान भोजन के भार में वृद्धि करता है, तापमान भोजन के भार में वृद्धि कैसे करेगा भाई, भोजन के भार के अंदर अगर वृद्धि हो जाएगी तापमान से, तो एक प्रकार से भोजन तो अपने ये मान लो भी 1 ही किलो बनाएंगे फिर, और उससे है वो तापमान देंगे तो उनके भार में तो वृद्धि हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये बात गलत है, तापमान भोजन के भार में वृद्धि नहीं करता है भी। और ध्वनि तरंगे भोजन की गंध का परिवहन करती है भी। ध्वनि तरंगे भोजन का भोजन की गंध का परिवहन कब करने लग गए भी, ध्वनि तरंगे। तो यहाँ पे देखो भी कण निरंतर गतिमान होते भी, कण क्या होते हैं, निरंतर गतिमान होते हैं। और जब उसमें ताप दिया जाता है तो उसकी गति और बढ़ जाती है भी। तो वहां पे आपकी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी यूकेरियोटिक कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सूक्ष्म नलिकाकार संरचनाओं के नेटवर्क को क्या कहा जाता है भी। देखो भी अगर मैं बात करता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नलिकाकार संरचना नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से होता है भी आपका, ये इसकी क्या है, बाहरी झिल्ली होती है और उनकी जो आंतरिक झिल्ली होती है वो इस प्रकार से होती है भी, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं भी। अंगुली नुमा संरचनाएं बनाती है ये, इनकी जो बाहरी झिल्ली आंतरिक जो झिल्ली होती है वो क्या करती है, अंगुली नुमा संरचना बनाती है, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करता हूं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं पहले तो, ये देखो पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस यानी बिजली घर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। और पावर हाउस, उसके बाद में इसकी खोज की थी अल्टमान ने इसकी खोज की थी। बायोप्लास्ट है वो नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया किसने नाम दिया था, तो कार्ल बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था भी। नेक्स्ट है वो यहाँ पे श्वसन का क्रेब्बस चक्कर है वो संपन्न होता है भी, ठीक है, श्वसन का क्रेब्बस चक्कर है वो संपन्न होता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका एक प्रकार से इससे बोलते हैं ER, अंतःपर्दवी जालिका की खोज है वो किसने की थी, पोर्टर ने। अंतःपर्दवी जालिका की खोज है वो पोर्टर ने की थी। अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो आपकी होती है SER और एक होती है आपकी RER, ठीक है।
ये आपकी चिकनी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER है वो आपकी क्या होती है, खुरदरी होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी क्यों होती है, तो इसमें आपका राइबोसोम मिलता है भी, इसमें क्या होता है, राइबोसोम मिलता है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है भी, प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसके कारण ये खुरदरी होती है। इस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते तो ये क्या करेगा, लिपिड का निर्माण करेगा भी। अब अंतःपर्दवी जालिका है ना, अंतःपर्दवी जालिका है जो प्रोटीन और लिपिड जो बनाती है, और ये जहां पे भी आवश्यक होते हैं प्रोटीन और लिपिड, तो ये वहां तक पहुंचाने का कार्य है वो अंतःपर्दवी जालिका करती है। अंतःपर्दवी जालिका है ना, ये इस प्रकार की होती है भी, याद रखना, इस प्रकार से होती है ये, एक प्रकार से ये यहाँ पे तो आपकी ये क्या है, केंद्रक से जुड़ी होती है भी, ये इस प्रकार से केंद्रक से जुड़ी होती है, केंद्र के चारों ओर अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है। इसकी स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होती है भी, ये केंद्रक की लेयर होगी, देन उसके बाद में इस प्रकार से होती है। ठीक है, ऐसी होती है कुछ इसके स्ट्रक्चर। ये अंतःपर्दवी जालिका है। गोल्जी उपकण, गोल्जी काय, गोल्जी काय की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो कुछ इस तरीके की होती है, एक के ऊपर एक कुंडिका रूपी संरचना इसकी होती है, इसके ऊपर। ठीक है, ये एक दूसरे से सटी हुई नहीं होती भी, इस प्रकार से होती है, ये कुंडिका जैसी संरचनाएं होती है। अब गोल्जी काय है वो, इसे अपन क्या बोलते हैं, यातायात, यातायात प्रबंधक कहा जाता है। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, इसकी खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये क्या करता है, तो ये है वो एक प्रकार से जो प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग करता है भी, ये क्या करता है, ये पैकेजिंग करता है और उसको सही स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है, क्योंकि अंतःपर्दवी जालिका जो प्रोटीन और लिपिड बनाती है उसकी पैकिंग करने का कार्य है वो गोल्जी उपकरण का करता है, और फिर ये क्या है, उनको जो यहाँ पे अंतःपर्दवी जालिका जो निर्देश देती है उस स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। लाइसोसोम की खोज है वो डी डुबे ने की थी भी, डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं भी, इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहते हैं। और इसकी जो निर्माण करता है वो कौन करता है, तो निर्माण दोनों, यानी ER प्लस में गोल्जी का दोनों मिलकर के है वो क्या करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं भी। लाइसोसोम है वो एक प्रकार से इसमें अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। जो अपघटनकारी एंजाइम अगर बाहर आ जाते हैं तो वो अपनी ही कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, भक्षण कर देते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। और लाइसोसोम के अंदर है वो एक प्रकार से अपघटनकारी एंजाइमों का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, RER करता है भी, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो नलिकाकार जो संरचनाएं होती है वो किसकी होती है, तो अंतःपर्दवी जालिका की होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, संयोजी उत्तक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण गलत है भी। संयोजी उत्तक के बारे में बताना है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है, मैं करवा चुका हूं इस क्वेश्चन को। रुधिर एक प्रकार का संयोजी उत्तक का, तो बिल्कुल सही है भी, रुधिर है वो एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक का भी, ये बात सही है, इट्स ओके। उसके बाद में अपन बात करते हैं अधात्री जेली जैसा तरल संघन या फिर दृढ़ हो सकता है, बिल्कुल सही बात है अभी, यानी जो आपके संयोजी उत्तक होते हैं उसमें लिक्विड पाया जाता है भी, लिक्विड जेली जैसा जो द्रव पाया जाता है उस द्रव के अंदर है वो एक प्रकार से आपका संयोजी उत्तक धसा होता है, ये बोल सकते हैं। और संयोजी उत्तक को द्रव क्या कार्य करता है, तो द्रव है वो संयोजी उत्तक को एक प्रकार से अलग अलग रखने का कार्य करता है भी, एक फिक्स गैप बना के रखने का कार्य करता है, एक के ऊपर एक है वो, इस प्रकार से आपके संयोजी उत्तक नहीं होते हैं भी। संयोजी उत्तक के बीच में गैप होता है भी, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और उसी एक दूसरे को अलग अलग बनाए रखने के लिए है वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर है वो अधात्री यानी जेली जैसा एक मैट्रिक्स पाया जाता है, जो कि अस्थियों के अंदर है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है भी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी जो उपास्थि संयोजी उत्तक है उसके अंदर है वो प्रोटीन का बना होता है भी, प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। नेक्स्ट देखो भी, कोशिकाएं अंतःकोशिकीय अधात्री में निहित होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कोशिकाएं होती है ना वो अंतःकोशिकीय यानी कोशिका के अंदर जो अधात्री होती है, मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर धसी होती है और उसके बीच में एक फिक्स गैप होता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती है, दृढ़ता से व्यवस्थित होने का मतलब होता है एक के ऊपर एक इस प्रकार से सटी होती है, तो ये संयोजी उत्तक में नहीं होता, ये उपकला उत्तक के अंदर होता है। उपकला उत्तक या फिर एपिथेलियम
उत्तक हो जाएगा भी। एपिथेलियम उत्तक के अंदर है वो एक के ऊपर एक है, इस प्रकार से सटी होती है भी, ठीक है, उसके बीच में गैप नहीं होता। तो यहाँ पे ये क्या है, संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है। देखो भी, समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आप कैसे निकालते हो, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, बराबर क्या करते हो आप, 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3, इस प्रकार से है वो आप जोड़ते हो समांतर श्रेणी के अंदर। अगर समांतर संयोजन में अगर मैं बोलता हूँ श्रेणी क्रम के अंदर है वो आप किस प्रकार से यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालते हो, तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इस प्रकार से वो आप जोड़ते हो। अब इसमें देखो भी, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ भी, मेरे पास में क्या है भी, एक 3 ओम का प्रतिरोध है और एक मेरे पास में क्या है 6 ओम का प्रतिरोध है। अब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। तो यहाँ पे इस क्रम में रखूंगा मैं, तो पहला है मेरे पास में 1/3 आ गया और दूसरा क्या है 6 है, तो ये मेरे पास में 1/6 आ गया। अब ये क्या है 1/R के बराबर है, तो यहाँ पे एल्शियम 6 आ गया, तो 3 दूना 6 2 आ गया, ठीक है, और प्लस में 6 एकम 6, ये 1/R के बराबर है। आपको R का मान चाहिए तो R बराबर क्या हो जाएगा, इसको हमने पलटा है तो इसको भी पलट दो, तो ये 6/3 आ जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी आपके पास में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम आ गया। कहने का मतलब क्या भी, आपके पास में 3 ओम और 6 ओम के जो प्रतिरोध से उससे भी कम है वो आपका तुल्य प्रतिरोध आया है। यानी ये बोल सकते हैं जो आपका निम्न प्रतिरोध है ना, निम्न जो प्रतिरोध था उससे भी तुल्य प्रतिरोध है वो कम आता है। किसमें, आपका श्रेणी, ये समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम के अंदर डायरेक्ट जुड़ेगा, श्रेणी क्रम के अंदर क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस में 6 बराबर में आपके पास में 9। तो यहाँ पे आपके पास में देख लो भी, यहाँ से जो आपका बड़ा जो प्रतिरोध है उससे भी ज्यादा प्रतिरोध आया, आपका तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 9 ओम। किसमें, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध ज्यादा आता है, उस जो आपका समांतर क्रम है उसमें जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो क्या आता है, कम आता है भी, ठीक है। तो इसीलिए है वो ओवरलोडिंग हमारे घरों के अंदर जो बाइंडिंग की जाती है वो की जाती है समांतर क्रम के अंदर, तो वहां पे जो प्रतिरोध होता है वो निम्न बना रहता है भी। तो इसमें देखो भी, सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा आता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। समांतर क्रम के अंदर है वो सबसे छोटा जो प्रतिरोध है उससे भी कम प्रतिरोध आता है आपका तुल्य प्रतिरोध। सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक आता है तो ये आपका किस में आता है, ये आपका श्रेणी क्रम में आता है, ये आपका किस में आता है, श्रेणी क्रम के अंदर आता है। चीजें समझ में आ गई। सभी प्रतिरोधों का योग होता है, तो सभी प्रतिरोधों का योग किसमें होता है, तो वो आपका श्रेणी क्रम के अंदर होता है। सबसे बड़े प्रतिरोध के बराबर आता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। चीजें समझ में आ गई क्या, आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा। इसके अंदर आपको बताना भी, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का गुण है। दोबारा से निलंबन वाला आ गया। देखो, विलय कणों को निस्पंदन प्रक्रिया द्वारा है वो पृथक नहीं किया जा सकता। निस्पंदन का मतलब होता है छान करके है वो अपन उसको अलग नहीं कर सकते, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट आपके सामने, कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। अपन अभी पढ़ के आए हैं भी, निलंबन के कण हैं वो एक प्रकार से इतने बड़े होते हैं भी उसको अपन अलग अलग देख सकते हैं भी। मिट्टी, पानी के अंदर मिट्टी मिला दो आप, तो अगर आप पानी को छानोगे तो आप निस्पंदन का मतलब क्या होता है, निस्पंदन का मतलब होता है छानना। आप उसको क्या है, छान करके अलग कर सकते हो। छलनी से छानोगे तो पानी नीचे निकल जाएगा और आपका जो मिट्टी है वो छलनी के ऊपर रह जाएगी भी, ठीक है। उसके बाद में कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो देखा जा सकता है भी, देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये बोलता है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या आता है, निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है, उनके जो घटक होते हैं उनको अलग अलग देखा जा सकता है भी। और उसके बाद में कण जमते नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिट्टी है वो तली के अंदर जम जाती है भी। ये क्या होता है, आपका अस्थायी होता है भी, ये आपका क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी एक प्रकार से बना नहीं रहेगा। जब तक उसको पानी को हम हिलाते रहेंगे तब तक तो निलंबन बना हुआ है। अगर पानी को शांत छोड़ देंगे तो मिट्टी तली में जम जाएगी और आपका जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका क्या होता है, अस्थायी होता है भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आई क्या, ये बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्लास कैसी लगी है। लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आज की क्लास में इतना ही भी। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। अभी एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।